मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ। एक नर्मदा पे यात्रा की थी कल्पवृक्ष के साथ, और मेरे साथ है आशीष कोठारी और मैं हूँ पल्लव बागला। जब हम दोनों कॉलेज में थे तब हमने नर्मदा पे एक यात्रा की थी और एक रिपोर्ट की थी, डेथ ऑफ द रिवर करके। 52 पेज की रिपोर्ट थी और 1300 किलोमीटर की हमने यात्रा की थी नर्मदा में, भरूच से अमरकंटक तक। आशीष, आपको वो जो नर्मदा का ट्रैक था उसकी क्या यादें? बहुत कुछ याद है पल्लव। सबसे पहले तो ये कि जो उसकी जो सोच थी, हम लोग कॉलेज में थे, पर्यावरण के मुद्दों पे काम करते थे। सुना था, और हमारे जो साथी जो साथ में आए थे, राजीव भर्तरी, उनसे सुना था कि ये कुछ परियोजना बन रही है मध्य प्रदेश, खास मध्य प्रदेश में और गुजरात महाराष्ट्र में भी, कि बहुत सारे बांध बनने वाले हैं जिससे बिजली उत्पन्न होगी और सिंचाई होगी। तो ऑलरेडी हम थोड़ा थोड़ा बांधों के बारे में कुछ सोच रहे थे, सुना भी था, साइलेंट वैली का मूवमेंट हुआ था और भी जगह पे हुआ था, बाहर, देश के बाहर भी। तो हमें लगा कि एक यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जो भी नर्मदा के बारे में हम सुन रहे थे कि बहुत पवित्र नदी है, बहुत अभी भी सुंदर नदी है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं है, ज़्यादा वहाँ विनाश नहीं हुआ है। तो क्या इन बांधों से ये अच्छा, मतलब लोगों को फ़ायदा होगा या लोगों को घाटा होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा या पर्यावरण का फ़ायदा होगा, ये हमारी सोच थी। तो फिर लेकिन फिर ये सवाल था कि जाएं कैसे, क्योंकि जाने के लिए उन दिनों में तो ज़्यादातर वॉलंटरी होता था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए रास्ते के लिए। तो फिर हम लोगों ने जो पर्यावरण सॉरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो थी, खेल मंत्रालय, उसमें एक प्रमोशन ऑफ एडवेंचर स्कीम किया था। तो हमने कहा कि हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, और ये नहीं बताया खैर कि हम डैम्स पे भी कुछ करने जा रहे हैं। नहीं, ट्रैक तो किया था। तो ट्रैकिंग तो था नहीं, वो तो है, मैं ट्रैकिंग भी किया, एडवेंचर भी हो, बहुत मज़े भी आए, जगह जगह पे कहाँ रुकना है वगैरह ये सब, मतलब रोज़ दिन रात को ही सोचते थे कि कहाँ पे खाना खाएं, कहाँ पे रुकना है वगैरह, रास्ते रास्ते में चलते चलते लोगों से बात की, गांव में रुकना, कहाँ रुकना वगैरह। तो एक तो वो ट्रैकिंग और एडवेंचर तो था ही, लेकिन साथ में लोगों से बात, और ये भी हम ऑब्जर्व करते जा रहे थे कि इन बांधों का क्या परिणाम होगा। तो आपको इसकी याद बहुत सारी यादें हैं। आपको याद है उस वक्त सरदार सरोवर कितना बना था, आशीष? सरदार सरोवर की बस मतलब एक तो नींव लगी थी, और एक बहुत बहुत ही मतलब पहले का जो कदम होता है, जो कॉफर डैम जो होता है। बफर, हाँ, वो बफर डैम, जिससे कि पानी डाइवर्ट होके, जिससे कि फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो, वहाँ तक बना था। और उसके आगे हम जाएंगे तो जो अब जो है 4 बांध बन गए हैं, उनमें से 2 में तो काम शुरू भी नहीं हुआ था। ओमकारेश्वर और महेश्वर में तो महेश्वर में तो काम शुरू ही नहीं हुआ था, अभी भी चर्चा चल रही थी। और जो नर्मदा सागर था, वहाँ पे वो लाइन, जो अलाइनमेंट लाइन होती है, वो बनी थी, सफ़ेद की लाइन। अब इतना सब हुआ। जब हम बारी बारी नर्मदा की उस ट्रैक को याद करते हैं, उसमें इतने गहरे मुद्दे निकल के आए थे, और उस वक़्त वो मुद्दों का हमको इतनी गहरी सोच थी, क्या समझ थी, जो हम उस रिपोर्ट में डाल पाए, जिससे कि एक पूरा पर्यावरण का डायलॉग जो था भारत के लिए बदला था। सोच तो क्या है कि हम चलते चलते सोच उभरी और ज़्यादा गहरी हुई। कुछ तो पहले से थी, क्योंकि कल्पवृक्ष के साथ पर्यावरण के बारे में 3-4 साल से ऑलरेडी काम कर ही रहे थे। लेकिन जो ये एक विकास और पर्यावरण, विकास और लोगों की आजीविका के बीच में जो विरोधाभास था, वो ज़्यादा और गहराई से समझने को उसी यात्रा में मिला। इसीलिए उस तरह का हम रिपोर्ट कर पाए। और दूसरा ये भी था कि बांधों के क्या असर हो सकते हैं, उसके बारे में भारत में बहुत कम चर्चा थी, और लिटरेचर तो ना के बराबर था। कुछ देश के बाहर थोड़ा बहुत था, लेकिन वो देश को ज़रूरी नहीं है कि वही का वही लागू हो। तो इसलिए हमें काफ़ी कुछ अपनी तरफ से जो है इनोवेट करना पड़ा, सीखना पड़ा, लोगों से बात करके थोड़ी और गहराई की। और जो रिपोर्ट निकाला, मुझे लगता है कि एक तरह से यूनिक इसीलिए था, क्योंकि उस तरह का इसके पहले कहीं और कभी भी भारत में तो कम से कम रिपोर्ट ऐसा नहीं था, जो एक व्यापक तरीके से किसी परियोजना को देखे, कि ना केवल पर्यावरण, लेकिन उसके साथ में सामाजिक, उसके साथ में सांस्कृतिक, सभी प्रभावों का एक तरह से देख के विश्लेषण हो कि असल में ये परियोजना जो है फ़ायदे के लिए है या घाटे के लिए है। क्या तुम्हें लगता है आशीष, जब हम लोग गए थे, 8-10 लोग थे, उसमें लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे, हमारी एक नई सोच थी, नई विचारधारा थी, हम किसी एक वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं गए थे, क्या उसका ज़्यादा प्रभाव हुआ था जिससे कि हमारी एक नई किस्म की सोच से रिपोर्ट निकली थी? बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले जो सवाल, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि फ़ायदा है या घाटा है, ये हमारे दिमाग में खुला था। हो सकता है कि ये भी पता चले कि बहुत सारे फ़ायदे हैं,
लेकिन चूंकि हम एक पर्यावरण और लोगों की आजीविका और समानता और न्याय की दृष्टि से देख रहे थे, इसलिए जो हम विश्लेषण कर रहे थे वो निकला। लेकिन चूंकि एक ओपननेस था, एक खुलापन था, इसलिए अफसरों से भी बात की, बांध के जो अधिकार थे उनसे भी बात की, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की कि हाँ आप बताइए फ़ायदे हैं, हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक वो थोड़ा सा जब रिपोर्ट निकला लोगों ने पढ़ा तो काफ़ी लोगों को लगा कि हाँ ये कोई एक पहले से प्री डिटर्मिन्ड व्यू करके वाला नहीं है, लेकिन एक खुलापन से कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा एक न्यूट्रलिटी से लोग गए हैं और फिर एक दृष्टि निकली है उसमें, एक व्यू निकला है उसमें। इसलिए मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट का थोड़ा और ज़्यादा मायने था। तो उस वक्त जब रिपोर्ट हुई और बाद में वो किताब में भी छपी, लार्ज डैम्स वाली किताब में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में भी लेख छपा, इकोलॉजिस्ट में लेख छपा, सैंक्चुरी में छपा, फ्रंटलाइन में छपा, और जगह भी छपा, एक एक सोच बदली उसके हिसाब से। आपको लगता है क्या सही में सोच बदली? सोच बदली मतलब पूरे देश भर में सोच बदली या विश्व भर में सोच बदली, इसका तो अभी भी मुश्किल है कहना, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि विनाशकारी विकास का जो पूरा जो एक दौर है वो और भी भारी होते जा रहा है। लेकिन हाँ, भारत में कम से कम एक वार्तालाप शुरू करने के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर पे एक कम से कम डिबेट शुरू करने के लिए जो है ना केवल ये रिपोर्ट, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, उसके बाद नर्मदा आंदोलन 1985 में शुरू हुआ, उसने भी ये सारी मुद्दे बहुत ज़ोरों से उठाया। इन सब को लेते हुए, जिसमें कि रिपोर्ट का एक शायद छोटा ज़रूर कंट्रीब्यूशन रहा होगा, कि एक नेशनल डिबेट, राष्ट्रीय एक वार्तालाप शुरू करने के लिए इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं तो इसका कंट्रीब्यूशन है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो सरदार सरोवर डैम पूरा हो गया, बांध पूरा हो गया, नर्मदा सागर बांध पूरा हो गया, ओमकारेश्वर, महेश्वर बांध बने, यही 4-5 बांध बन के बात रुक गई। जी। तो कहीं आशीष तुम्हें लगता है कि वो डेथ ऑफ द रिवर वाली रिपोर्ट से जो थी, उसने कहीं ना कहीं नर्मदा को थोड़ी सी जान और बचाया ज़रूर? हाँ, क्योंकि असल में ओरिजिनल परियोजना में तो 30 बड़े बांधों की बात थी, करेक्ट। और 150 पता नहीं कितने छोटे 300 छोटे बांध, मध्यम बांध, और 3000। 3000 छोटे बांध। तो अगर वो सब के सब अगर अभी आज तक अगर मान लीजिए उनका निर्णय हो गया होता, तो नर्मदा तो बिल्कुल ही, नर्मदा और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज से बिल्कुल ख़त्म हो गई, पूरी घाटी ही ख़त्म हो गई होती। तो ज़्यादातर बांध तो बने ही नहीं है, कभी भी नहीं बने। वो उस हमारी रिपोर्ट का भी थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, आंदोलन का रहा है, बाकी अलग अलग जगह पे और लोगों ने भी कुछ ना कुछ आवाज़ उठाई है, तो कई लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हाँ, उस रिपोर्ट शायद सबसे पहला रिपोर्ट था जिसने ये सवाल उठाए, और सवाल ज़ोरों से उठाए, और लोगों के कानों में भी गया, लोगों ने उठ के उसको सुना भी। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि कम से कम नर्मदा और घाटी के जो बाकी नदियां हैं वो थोड़ी बहुत बची हुई हैं, उसमें हो सकता है छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोगों का है इसमें। छोटा कंट्रीब्यूशन रहा होगा ऑब्वियसली। बहुत बड़ा डेवलपमेंट डिबेट होता है, कंट्री का डिबेट है, सरकारें बदलती हैं, सरकारों का रोल होता है। इसमें एक बड़ा मुद्दा और आया था, शायद पहली बार आपने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने किसी भारत के प्रोजेक्ट से विड्रॉ किया था, और उस वक्त आपका भी डायलॉग हुआ था उनसे, और हमारा भी लोगों का सबका डायलॉग हुआ था। रिपोर्ट का उसमें कोई अहम हिस्सा लगा आपको? बिल्कुल, रिपोर्ट की शुरुआत, रिपोर्ट में जो भी हम लोगों ने एविडेंस दिया था वो था, लेकिन रिपोर्ट के बाद में भी क्योंकि हम लोग उसको चालू रखते रहे ना, और भी ज़्यादा गहराई में इन्वेस्टिगेशन किया। फिर असल में जो 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई मिलने वाली है, वो जो एक आश्वासन था रिपोर्ट में, प्रोजेक्ट में, उसका भी हमने विश्लेषण किया और कहा कि नहीं, ये तो असल में होने नहीं वाला है। असल में कच्छ और सौराष्ट्र में पानी नहीं पहुंचने वाला है, जिसके नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। विस्थापन कितने वाला है। पर्यावरण का जो मुद्दा था वो कल्पवृक्ष ही उठा रही थी, और किसी संस्था ने इसको ज़ोरों से नहीं उठाया था। तो ये सब को लेते हुए ये सारा एविडेंस जब वर्ल्ड बैंक को दिया गया, और उसके साथ में आंदोलन ने अपना दिया और लोगों ने भी दिया, तो उसको लेते हुए जो है बैंक वापस हटी। और जापान में भी आंदोलन हुआ, वहाँ की संस्थाओं ने भी लिया और रिपोर्ट का भी इस्तेमाल किया, बाकी आगे का भी एविडेंस यूज़ किया, तो जापान का भी जो है सपोर्ट हटा। तो ये पहली बार इस तरह का हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सरदार सरोवर डैम बन गया। फिर भी बना। अब उसमें ऐसा है कि जिन शक्तियों के खिलाफ आंदोलन चला है, वो शक्तियाँ हमसे ज़्यादा शक्तिशाली निकली, और गुजरात का तो एक माहौल ही अलग है। पैसा वर्ल्ड बैंक हट गई, जापान भी हट गया वगैरह, लेकिन फिर भी जो गुजरात का खुद का पैसा बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया,
तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो एक माहौल कभी कभी ऐसा बन जाता है कि बहुत शक्तिशाली आंदोलन भी हो, पूरा एविडेंस भी हो, रैशनैलिटी भी, मतलब एक रीज़न के तरीके से हमने सब कहा है, लेकिन वो शक्तियाँ ज़्यादा अगर हावी हों तो कई बार क्या है, हार माननी पड़ती है। लेकिन हार के साथ में मुझे लगता है कि जीत ये भी थी, एक तो जैसे राष्ट्रीय संवाद की बात हुई, और उस राष्ट्रीय संवाद की वजह से कम लोग सवाल जो उठा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतियों का भी फेरबदल आया है, आया था उस वक्त, आया था, अभी भी। दूसरा ये कि और जगह पे लोग प्रेरित हुए कि वहाँ पे इस तरह का आंदोलन इतनी शक्तिशाली स्टेट गवर्नमेंट वगैरह सबके सामने अगर हो सकता है तो हमारे जगह पे हम क्यों नहीं कर सकते। इसको प्रेरित होते हुए दुनिया भर में और भी आंदोलन हुए हैं जिनमें कई सफल रहे हैं, इन्होंने विनाशकारी परियोजनाएं रोकी हैं। तीसरा कि घाटी में भी जो अभी नई पीढ़ी उभर के आ रही है, जो उस वक़्त बच्चे थे या जो उस वक़्त जवान थे लेकिन उनके अभी बच्चे हुए हैं, वो इस पूरी इतिहास को पढ़ के आशा ये है कि आगे वो जब निर्णय प्रक्रिया में आएंगे, वो जब पॉलिटिशियन बनेंगे या जो भी अफसर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, तो वो अपनी प्रक्रियाएं अलग तरीके से चलाएंगे और इस तरह के विनाश को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है इस तरह से हम देखें तो काफ़ी आंदोलन के, हमारे रिपोर्ट वगैरह के जो है फ़ायदे भी हुए हैं। आप और हम दोनों कॉलेज में थे जब ये काम हुआ था। बाद में कई साल बाद रामचंद्र गुहा ने एक लेख लिखा था। उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया था, याद करो आशीष, स्टूडेंट रिसर्चर्स करके। अब ये ऐसा फ्रेज़ है जो कि मैंने तो इससे पहले शायद नहीं सुना, आपकी जानकारी शायद ज़्यादा हो। तो उससे एक आज की जनरेशन को कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखिए हम कितने थे, 18 साल 19 साल के युवा थे जब हम लोगों ने ये दौड़ लगाई नर्मदा के किनारे। मैं शायद 21-22 का था, पर अलग अलग, हाँ बिल्कुल, मतलब एकदम युवा थे। अभी क्या है कि माहौल ये आ गया है पल्लव की, और आपका सवाल इसलिए बहुत बहुत ही अच्छा है। माहौल ये आ गया है कि लोगों को, बच्चों को बताया जा रहा है, युवाओं को बताया जा रहा है कि आपने जब तक पीएचडी ख़त्म नहीं कर लिया तब तक आप रिसर्चर नहीं बन सकते, आपने जब तक ये हासिल नहीं कर लिया तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं। हमने वो करके दिखाया और अभी भी वो मुमकिन है कि जिसे आज सिटीजन साइंस बोले या स्टूडेंट रिसर्चर जो राम ने कहा, या अलग अलग, कि हम जिस भी हैसियत में हैं, जिस भी उम्र में हैं, हम कुछ न कुछ समाज को दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपना ज्ञान जो है उसे हम कभी भी नीचा ना समझें, कहीं पे भी हो, हम चाहे किसान हो, हम चाहे स्टूडेंट हो, हम कहीं भी, किसी भी उम्र के हों, तो वो हमने करके दिखाया उस वक्त। और उसको प्रेरणा लेते हुए मुझे लगता है आज की पीढ़ी को भी यही सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी आवाज़ छोटी नहीं है, हर एक की आवाज़ बड़ी है, बुलंद है, और आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात भी सही है कि एक ज़िम्मेदारी से आवाज़ उठाएं, एक ठीक से कम समझ लेके आवाज़ उठाएं। ये नहीं कि पूरा पीएचडी कर लिया, लेकिन कम से कम समझ। इसलिए हमने 50 दिन बिताया, उसके बाद भी और उसके पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा, जो भी मिला वो उसके बारे में लोगों से बात की वगैरह। तो ये कम से कम जितनी जिम्मेदारी और जितनी हैसियत हमारी है, उस हैसियत तक हम जिम्मेदारी लें और फिर अपनी आवाज़ उठाएं, तो वो आवाज़ जो है बहुत ही एक वैलिड, एक बुलंद आवाज़ हो सकती है। आपको लगता है क्या आशीष कि अब हमको और आपको दोबारा नर्मदा जाने की ज़रूरत है, देखने के लिए कि अब ये 5 बड़े बांध बन चुके हैं, इनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, दोबारा विज़िट करें, उसी जगहों को देखें, समझें फिर नई नज़र से, तो शायद अब एक नया नज़रिया निकले। हम और आप दोनों 50 के दशक में आ गए उम्र में, अब शायद टाइम आ गया दोबारा जाने का। बिल्कुल सही है। 35 कितने साल हो गए, 36 साल हो गए हैं, तो 36 साल में भी हो सकता है कि अगले साल या 40, कम से कम 40वें वर्षगांठ के पहले तो कर ही लेना चाहिए। कल्पवृक्ष का भी अभी 40वां वर्षगांठ हुआ है, तो नर्मदा यात्रा का भी होने वाला है, तो करना ज़रूरी है। और इसको हम दोबारा से देखें कि असल में जो हमने कहा था कि असर होने वाले, इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, वो हुए नहीं हुए, उससे भी शायद ज़्यादा हुए होंगे, कम हुए होंगे, पता नहीं है। हो सकता है फ़ायदे भी हुए। फ़ायदे भी हुए, तो वही, मतलब एक तो घाटी में, और दूसरा जहाँ पे पानी गया है, बिजली गई है, सो कॉल्ड कमांड एरिया है गुजरात, राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे भी देखना ज़रूरी है। हो सकता है 50 दिन का ना कर पाएँ, हो सकता है थोड़ा और छोटा करें या अलग अलग टुकड़ों में करें, लेकिन दोबारा इसको रिविज़िट करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, कि आपने 30-35 साल पहले इतनी बढ़िया काम भी किया था पर्यावरण पर खास जो है, और किसी संगठन ने उसके बाद में ठोस तरीके से काम नहीं किया, तो ये करना ज़रूरी है। तुम्हें याद होगा आशीष केवड़िया कॉलोनी का। अब केवड़िया कॉलोनी जो है वो दुनिया का एक बड़ा डेस्टिनेशन बन रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लग गई, सरदार सरोवर डैम बना, अब सरदार साहब की वहाँ पे सबसे बड़ी दुनिया में मूर्ति बन गई। तो दोबारा जाने की ज़रूरत ज़रूर बनती है सरदार साहब से मिलने की।
बिल्कुल है। सरदार साहब नदी से मिलने की, नदी का जो भी हाल है उससे मिलने की, और नदी के आसपास रहने वाले लोगों से भी मिलने का, और ये भी देखने का कि एक्चुअली ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वगैरह इस तरह के अलग अलग जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हमारी सारी सरकारें कहीं ना कहीं पे करती रहती हैं, असल में वो यूनिटी के लिए है या विभाजन के लिए है। तो ये एक सवाल उठता है कि किसके खर्चे पे है, किसका फ़ायदा, किसका नुकसान, और क्या हम इस प्रकार की विकास का क्यों नहीं सोच सकते, जो हमने भी उस वक्त सवाल उठाया था और अब और भी काम उस पर कर रहे हैं, करने की ज़रूरत है। इस तरह का विकास जिसमें किसी का भी हानि ना हो, सबका फ़ायदा हो, जिसमें ये असमानता जो बढ़ रही है वो ना हो, और जिसमें पर्यावरण जिस पे हम सब निर्भर हैं उसका विनाश ना हो। अब तो पूरे प्लेनेट की बात चल रही है, पूरी धरती की बात चल रही है कि कितना विनाश हो रहा है। तो वो सब करने के लिए, वो सवाल उठाए और वो जवाब ढूंढने के लिए इस तरह का दोबारा से जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आशीष कोठारी, मेरे दोस्त बहुत पुराने, और मैं पल्लव बागला, चर्चा करते हुए नर्मदा में उस यात्रा की जो आज से 36 साल पहले आशीष और मैंने करी थी। नर्मदा के सहारे सहारे पूरा 1308 किलोमीटर का लेंथ है, उसमें जाके देख के अपनी आँखों से समझ के, दोनों हम लोग कॉलेज में थे समझने के लिए कि क्या हो रहा है। अब वही सोच की बराबर ज़रूरत है। टाइम बदला है, हाँ उम्र हमारी ज़रूर हो गई, लेकिन नई पीढ़ी को यही सोचने की ज़रूरत है कि वापस दोबारा जाके हर प्रोजेक्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाए कि कहीं ना कहीं सबका विकास हो। ऐसा नहीं हो कि कोई छूट जाए, कोई फ़ायदा नहीं हो, सबका विकास हो। और तो काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन इसके साथ में एक बहुत 40 साल की दोस्ती भी हुई, तो वो उसको तो भी बात थोड़ा है, सा ये उसको बात भी है, सेलिब्रेट कर सही लिया हम बात है, लोग। सही बात है आशीष। चलिए। वो तो बहुत पुरानी दोस्ती हो रहेगी वो। बिल्कुल। देखो कितने 40 साल साल और। रहती है, 40 साल रह जाए और तो बहुत बड़ी बात है। चलो। तो ये मोहब्बत की बातें थी, आपके संग शेयर की गई। मैं पल्लव बागला।